वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोगों ने चार के करीब फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसा कि आपको पता है डिपेंड करती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ के ऊपर मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो जो चार फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके सामने डिस्कस करूंगा उनका एक जनरल सा रिलेशनशिप भी आपको बता दूंगा। हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले नंबर पर सॉल्युबिलिटी। चले कलर स्मेल से भी स्टार्ट कर लेते हैं। कलर कैसा दिखता है, स्मेल या ऑर्डर कैसा है इनका, ठीक है, टेस्ट कैसा है, ये सबसे पहले नंबर पर डिस्कस कर लेंगे हम लोग। उसके बाद असल चीज़ जो आती है वो सॉल्युबिलिटी आती है। उसके बाद आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, फिर आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ के हवाले से भी, और साथ ही में आइडिया हो जाएगा आप लोगों को रिएक्टिविटी का भी, यानी कि थोड़ा सा आपको ये भी आइडिया साथ ही कार्बन नंबर के साथ रिलेट करके दे दूंगा इसी स्लाइड के ऊपर। कलर वगैरह को, टेस्ट वगैरह को, स्मेल वगैरह को अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी का याद रख लेना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है। सॉल्युबिलिटी का कार्बन नंबर से इनवर्स रिलेशनशिप है जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। कार्बन नंबर बढ़ता चला जाता है तो अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता चला जाता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर के साथ कम होती चली जाती है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी कि फॉर्मिक एसिड हो और आपके पास एसिटिक एसिड हो और आपके पास प्रोपानोइक एसिड हो, तो आपको सबसे ज़्यादा जो एसिडिक करेक्टर देखने को मिलेगा वो फॉर्मिक में देखने को मिलेगा। मेल्टिंग पॉइंट्स का भी कार्बन नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बॉइलिंग पॉइंट्स का भी कार्बन नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन इनमें कुछ कंडीशंस हैं वो अभी इंडिविजुअली आपसे डिस्कस करता हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ का भी कार्बन नंबर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, रिएक्टिविटी का भी कार्बन नंबर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज के अंदर सबकत ले जाने वाला जो ज़्यादा रिएक्टिव, होशियार, चालाक और तीखा एसिड होगा वो सबसे छोटा एसिड होगा, यानी कि फॉर्मिक एसिड। इन सारे पैरामीटर्स की डिटेल डिस्कस करते हैं। लाइक स्मेल, फर्स्ट थ्री एसिड लाइक फॉर्मिक ले लो, एसिडिक ले लो, प्रोपियोनिक, इनके अंदर से कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है। इनकी एक पंजेंट स्मेल है। जस्ट आप कभी चियोंटी को मसल के उसकी स्मेल चेक कीजिएगा, यह बड़ी आपको अजीब सी पंजेंट स्मेल आएगी। एसिडिक एसिड विनेगर भी आपको पता है पंजेंट स्मेल का होता है। 4 से 6 वाले को थोड़ा अनप्लेजेंट स्मेल शो करते हैं और उसके ऑनवर्ड वाले मोस्टली जो है वो ऑर्डरलेस हो जाते हैं, या स्मेल थोड़ी बहुत आती रहती है। यानी कि अगर मैं आप लोगों के सामने ये थोड़ा सा डिस्कस करूं कि फॉर्मिक एसिड कलरलेस लिक्विड है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। एसिडिक एसिड भी लिक्विड है और प्रोपियोनिक एसिड भी लिक्विड है, और इनकी पंजेंट स्मेल है। लो जी, कलर भी आ गया, स्मेल भी आ गई, फिजिकल स्टेट भी आ गई। ब्यूटेनोइक एसिड यानी कि कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 3 तक कैटेगरीज होगी। कार्बन नंबर 4 से उठा के कार्बन नंबर 9 तक जाओ तो ऑयली ऑर्डरलेस लिक्विड्स हैं, यानी कि ऑर्डर ज़रा कम ही होती है, ऑयली ऑर्डरलेस लिक्विड्स हैं। रेंसिड बटर, गंदे मक्खन, देसी घी, पराठा पक रहा हो तो उसकी जो स्मेल आती है उससे मिलती जुलती स्मेल इनके अंदर से आती है। बट देसी घी की स्मेल अगर प्योर हो तो बहुत मज़ा करवाती है। यहाँ पे अनप्लेजेंट स्मेल लिखा हुआ है, वही हो सकता है 2 नंबर देसी घी हो, ठीक है। तो रेंसिड बटर, ख़राब बटर वगैरह, या जो हमारे पास डिकम्पोज्ड बटर वगैरह होता है, या काफ़ी देर से कोई घी पड़ा हुआ हो तो उसके अंदर से जो स्मेल आती है रेंसिडिटी ऑफ फैट ऑयल्स, जो कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनने की वजह से होती है, उसकी वजह से होगी। और बेंजोइक एसिड के बारे में देखते हैं तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ऑर्डरलेस है। ये पेपर के हवाले से सवाल पूछा जा सकता है। ये चंद एक चीज़ें थी जो आपके साथ में शेयर कर रहा था। सॉल्युबिलिटी की तरफ लपकता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी कार्बन नंबर के बढ़ने पर कम होती चली जाएगी। मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली जब बढ़ती है तो अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है।
तो वाटर में सॉल्युबिलिटी की वजह पूछ ले तो आप लोगों का इशारा डेफिनेटली किस तरफ होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ होगा, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है वो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन हो सकती है और वाटर की ऑक्सीजन हो सकती है। इसके बरक्स भी हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीजन हो और वाटर की हाइड्रोजन हो। तो आप लोगों के सामने देखें, ये बड़ी तरतीब के साथ, ये बड़े सीक्वेंस के साथ आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सीक्वेंस आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इंडिकेट करती है। अब होता क्या है, ये जैसे ही अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है तो ये वाटर रिपेलेंट बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करना शुरू कर देता है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वाटर के साथ वो भी अच्छी जो है वो मरासम इस्तवार नहीं कर सकता। थोड़ी सी उर्दू गाड़ी वाली बोलूँ, मुझे आती है। तो ये जो रीज़न ये होगी कि अल्काइल ग्रुप्स जो है वो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से वो कोई ख़ास इतना इंटरेक्शन शो नहीं कर पाते। आगे बढ़ता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सॉल्युबिलिटी का तो मसला हल कर दिया। अब सॉल्युबिलिटी का मैंने ऑर्डर आपको बता दिया कि अगर आप लोगों के पास कार्बन 1 हो, कार्बन 2 हो, कार्बन 3 हो, कार्बन 4 हो, कार्बन 5 हो, कार्बन 6 हो, तो सबसे ज़्यादा वाटर में सॉल्युबिलिटी शो कर रहा होगा फॉर्मिक एसिड कार्बन नंबर 1 वाला। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हाई होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनके अंदर एक साइक्लिक डाइमर बन जाता है जो हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर शो कर रहा होता है। ये देखें, है तो ये डाइमर, लेकिन ये हेक्सामेरिक है। इसके अंदर 6 आपको कॉर्नर नजर आ जाएंगे, जस्ट लाइक बेंजीन। समझे बात को? तो ये अब आपस में साइक्लिक डाइमर पता कब बनाते हैं, व्हेन दे आर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। लाइक बेंजीन में फेंक दो, ये बन जाएगा, ईथर में फेंकने से भी बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर फेंकने से भी बन जाएगा, क्योंकि इनका इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जाके मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, डबल। और अब आपने रीज़न याद रख लेनी है, कार्बन नंबर अगर बढ़ता है तो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं। तो ये बॉइलिंग पॉइंट्स कार्बन नंबर के बढ़ने पर बढ़ रहे हैं। फॉर्मिक एसिड का जस्ट 100 है और एसिटिक एसिड का 118 है और प्रोपानोइक एसिड का 141 है। इस तरह ब्यूटानोइक वगैरह का आगे बढ़ता जाएगा। पहले लिक्विड्स होंगे, फिर ये सॉलिड्स में भी आ जाते हैं जब फैटी एसिड्स की बात होती है। अब आपने याद क्या रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्ट है। ये तो बात आ गई समझ, इसमें तो कोई नई बात नहीं थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपसे कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज 120 इन बेंजीन। तो एसिड आइडेंटिफाई करो कौन सा होगा। कितनी मॉलिक्यूलर मास बताई है, 120, और है किसमें, बेंजीन में। देन व्हाट विल बी द कार्बोक्सिलिक एसिड या विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल बी प्रेजेंट इन दिस बेंजीन। आपने सबसे पहला काम ये ज़हन में लाना कि यार अच्छा बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एंड व्हेन एवर ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज पुट इनटू बेंजीन लाइक नॉन पोलर सॉल्वेंट, they form a cyclic dimer as a result of which their mass will doubles। तो mass डबल हो चुकी होगी। अब आपने सबसे पहले तो 120 का हाफ करना था, जो आपको 60 मिल रहा है। 60 मास वाला कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है वो आप चेक कर लें। अगर आप फॉर्मिक एसिड के पास जाएंगे तो वो आपको डिफरेंट मिलेगा। अगर आप एसिटिक एसिड के पास जाएंगे तो उसके हवाले से देख लीजिएगा, ये एक कार्बन, ये दूसरी कार्बन, 24 कार्बन का हो गया, 16 एंड 16 32 ऑक्सीजन एटम्स का हो गया, और 1 और 2 देखें तो ये हमारे पास टोटल 4 कार्बन हो गए। इसको कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं 24 से 4 28 और 32 60 बनता है। तो इसका मतलब है कि 60 वाला हमारे पास ऑफ कोर्स क्या होगा, एसिटिक एसिड। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि जब नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन वगैरह में कार्बोक्सिलिक एसिड जाता है तो इनके साइक्लिक डाइमर्स बनने की वजह से इनके मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाते हैं। जो भी मास दिया हो उसको आधा करो, वो मास जिस भी एसिड का बनेगा उसी एसिड को कंसिडर करना है। अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे रीज़न अगर पूछ ले, वाई बॉइलिंग पॉइंट्स आर गेटिंग इंक्रीज, रीज़न भी तो सवाल में पूछ सकते हैं ना। ये ज़रूरी पूछेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका कम। ये तो तय हो गया, कार्बन नंबर बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना है। रीज़न बता रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है।
पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने से हमारे पास लंदन फोर्सेस बढ़ती हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं। तो फॉर्मिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बाकियों के अंदर देखा जाए तो होगी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इनके अंदर मास साइज और पोलराइजेबिलिटी जब बढ़ती है तो लंदन फोर्सेस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स का ट्रेंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या मतलब? मेल्टिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड के इंक्रीज होंगे बट इरेगुलरली। बॉइलिंग पॉइंट्स तो रेगुलरली इंक्रीज होते हैं, ये इरेगुलरली इंक्रीज होंगे। इसके अंदर रीजन होती है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को क्लोजली पैक्ड करते हैं तो ये जो सिमेट्रिकल होते हैं, जो कि इवन कार्बन नंबर वाले होते हैं, उनके अंदर मोर क्लोज पैकिंग हो जाती है, मोर क्लोज पैकिंग। जिस तरह वो सीजो ट्रांस के अंदर नहीं आपको समझाया था कि ट्रांस में क्लोज पैकिंग हो जाती है, उसी तरह यहां पर भी सिमेट्रिकल के अंदर क्लोज पैकिंग हो जाती है। सिमेट्रिकल के अंदर ये जो क्लोज पैकिंग होती है, इनकी वजह से जरा स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो जाता है और इवन कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर रिलेटिवली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट्स तो कार्बन नंबर बढ़ने पर बढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स रिलेटिवली इवन के ज्यादा देखने को मिलते हैं ड्यू टू देयर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स काउंटिंग इवन नंबर आर हायर देन द ऑड नंबर। ये अगले वाले ऑड और प्रीवियस वाले ऑड दोनों से ज्यादा होते हैं। क्या मतलब? आपके सामने इस वक्त प्रोपानोइक एसिड 3 कार्बन का, ब्यूटानोइक एसिड 4 कार्बन का, पेंटानोइक एसिड 5 कार्बन का। अब 5 वाला भी ऑड है, 3 वाला भी ऑड है। चेक करते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट। इसका -22 है, इसका -36 है, इसका -6 है। यानी कि ये जो 4 कार्बन वाले का इन तीनों में से हाईएस्ट है। वजह ये लिखी हुई है कि इसके अंदर कार्बन नंबर इवन है, इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्लोज पैकिंग रैंडम नहीं होती, रेगुलर क्लोज पैकिंग होती है। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। तो कुदरत ने इसको बनाया ही ऐसा है। ये देखिएगा, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटारिक और वलेरिक के बॉइलिंग पॉइंट्स आपको देखो तो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। मेल्टिंग पॉइंट्स देखो, फॉर्मिक का 8 है, प्रोपियोनिक का -22 है, लेकिन एसिटिक एसिड का 16 है। इसका मतलब है फॉर्मिक से भी ज़्यादा, प्रोपियोनिक से भी ज़्यादा। ब्यूटारिक का देखें, प्रोपियोनिक से भी ज़्यादा, वलेरिक से भी ज़्यादा। लेकिन ये थ्रू आउट आगे सीक्वेंस बार दफ़ा नहीं चलता, लेकिन हमारे सिलेबस में रहते हुए बात देखें तो इवन वाले सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्लोज पैक्ड होने की वजह से रिलेटिवली अपने से अगले और पिछले ऑड कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स शो करते हैं। ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट्स का भी आप लोगों के साथ शेयर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट्स का भी शेयर हो गया, और साथ में सॉल्युबिलिटी और स्मेल का भी आप लोगों को बता दिया। अब थोड़ा सा आपको सॉल्युबिलिटी के कुछ 1-2 और रूल्स बता दूं ताकि ये बात को थोड़ा सा रैप अप कर दिया जाए। एसिडिक स्ट्रेंथ आगे जाके पढ़ेंगे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करूंगा उस वक्त डिटेल, और रिएक्टिविटी वाले पोर्शन में बताऊंगा। अब देखें, सॉल्युबिलिटी के ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं। अगर आपके पास एलिफेटिक एसिड है और आपके पास एरोमेटिक, और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, तो तुम्हारा इशारा एलिफेटिक की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बेंजीन रिंग की वजह से हाइड्रोफोबिसिटी आ जाती है। ये पहला केस था सॉल्युबिलिटी का। सेम यही केस अल्कोहल्स में भी अप्लाई कीजिएगा। एलिफेटिक अल्कोहल्स आर एथेनॉल और वाटर मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू फिनॉल। फिनॉल और वाटर पार्शियली मिसिबल है, एथेनॉल और वाटर कंप्लीटली मिसिबल है। नंबर 2, एलिफेटिक और एरोमेटिक और लेस कार्बन मोर कार्बन तो तय हो गया। जिस तरह मैंने बोला है कि लेस कार्बन वाले हो तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे एज कंपेयर टू मोर कार्बन, ये बात तो पहले ही हो चुकी है। तीसरे नंबर पर याद रख लीजिएगा, स्ट्रेट चेन के अंदर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी देखी जाती है एज कंपेयर टू ब्रांच्ड। उसकी रीज़न होती है कि ये जो सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने, इसके गिर्द अगर आप ब्रांचेस लगा देंगे तो इन ब्रांचेस ने आकर के ये जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है जो वाटर के साथ सिरक के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के चक्रों में होगी, उसको स्टेरिकली हिंडर्ड कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, स्ट्रेट चेन मोर सॉल्युबल देन ब्रांच्ड। फिर आप लोगों को यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि लेस कार्बन मोर कार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक तो बता दिया। अगर आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की साथ अटैच कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, तो वो भी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को करते हैं। तो ये खास तौर पे आप लोगों ने याद रख लेना।
कि स्ट्रेट चेन ब्रांच से ज़्यादा सॉल्युबल, एलिफेटिक एरोमेटिक से ज़्यादा सॉल्युबल, और बेटे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में भी देख लें तो मैं लिखने लगा हूँ नॉन साइक्लिक ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू साइक्लिक, यानी कि जो साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड होगा वो लेस सॉल्युबल होगा, क्योंकि रिंग जो है ना वो वाटर के साथ कोई इतनी ख़ास मोहब्बत शो नहीं करता, तो रिंग वाले वाटर में लेस सॉल्युबल होंगे। ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं ये सेम रूल्स सॉल्युबिलिटी के अल्कोहल्स पर भी अप्लाई करना। कम कार्बन की अल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल, एलिफेटिक अल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल, स्ट्रेट चेन अल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल एंड नॉन साइक्लिक अल्कोहल्स रिलेटिवली ज़्यादा सॉल्युबल। ठीक है, ये बात डन हो चुकी है हमारे पास। अब आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी से आने वाले क्वेश्चंस, उसकी रीजंस, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अगली वीडियो थोड़ी सी बनाते हैं प्रेपरेशन के ऊपर, 2-4 प्रेपरेशन के मेथड वही पुराने ऑक्सीडेशन वगैरह वाले बता के, तो मैं डायरेक्ट ले जाऊंगा आपको रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।